बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों के लिए, सबके लिए। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिसके बगैर ये जिहाद हम जारी नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये हमारा वीकली स्पेशल होगा, हो सकता है हफ्ते में हम 2 दफ़ा करें। इसको हम कह रहे हैं इलेक्शन स्पेशल, इलेक्शन वॉच। इलेक्शन के ऊपर नज़र रखना, और इसके अंदर मैंने ख़ास तौर पे बहुत ही सोच समझ के गिने चुने लोगों को बुलाया है, जो आते रहेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्शन के मुतालिक क्या हो रहा है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, और उनको बुलाने से पहले अपनी दुआ करता हूँ। लोग कहते हैं आप कभी कभी दुआ भूल जाते हैं। मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। बहुत शुक्रिया। और मेरे यहाँ के जो 2 मेहमान हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले तो जनाब हफ़ीज़ ख़ान साहब। हफ़ीज़ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और दूसरे मेरे मेहमान जो हैं, जो पहली दफ़ा प्रोग्राम पे आ रहे हैं, यासिर शेख साहब हैं। यासिर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं हफ़ीज़ साहब का तो वालेकुम। आपको खैर पता है कि बानी हैं पीटीआई के, उन 7 अफराद में से। और ये 2 इलेक्शंस में इन्होंने पीटीआई की जो इलेक्शन की कार्रवाई है उसकी सदारत की थी और उसको चलाया था। यासिर जो हैं, पिछले कोई 11-12 साल से इलेक्शन, पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रही हैं उनके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, उनके ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी एक रिपोर्ट लिखी है कि पाकिस्तान में धांधली कैसे होती है इलेक्शंस में। ये रिपोर्ट उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस के फोरम में प्रेजेंट भी की है। वो किताब भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का ट्रेंड कैसे होता है। बहुत काम किया है इन्होंने, और इनक्रेडिबली ब्रिलियंट यंग मैन। डेटा समझते हैं, इलेक्शन समझते हैं, ट्रेंड समझते हैं, हर किस्म का पहलू समझते हैं, धांधली कैसे होती है, आरटीएस का क्या। तो इनको लाने का मकसद आज ये था कि ये हमें बताएं कि इनका डेटा क्या बताता है। हफीज़ खान साहब को लाने का मकसद ये था कि वो अपनी औकाब की जो एक सियासी नज़र है वो रखें, और बताएं कि जो यासिर साहब बात कर रहे हैं उसके अंदर कितना वजन है। तो अगर इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं जनाब। जी। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये पिछली दफ़ा का मैंने जो, और असद मुग़ल साहब वो भी आएंगे हमारे पास, रफ़ीक साहब अगले प्रोग्राम में। हमने कहा था कि हम 2024 के इलेक्शन के जो इंतखाबात हैं उसके इम्कानात क्या हैं। कोई कहते हैं पेशन, कोई कहते हैं इम्कानात, वो क्या हैं। और उसका हमने तज्ज़िया किया था कि जो 2018 के नेशनल असम्बली की जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जिस तर्ज से वोट दिए गए थे, और उनका टर्नआउट क्या था वोटर का, और वोटिंग का पैटर्न क्या था, जो यासिर की स्पेशलाइजेशन है, उसके बेसिस को रख के हमने 2024 का किया था। लेकिन उस वक्त हमने 2018 की ज़रा कम बात की थी। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये यासिर साहब की एनालिसिस है 2018 की। तो ये जो पहली जब हम स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ इसके बाद, वो है कि जी, ये नेशनल असेंबली में 2000 का जो टर्नआउट था, इसके ये जो मैप आप पाकिस्तान का देख रहे हैं, मुख्तलिफ रंग के मैप हैं, ये बता रहे हैं। और मैं यासिर को बताता हूं कि ये मैप क्या बता रहे हैं। जी यासिर साहब। ओके, सो मेरा ज़्यादातर काम जो रहा है डाटा एनालिटिक्स में, उसमें एक बहुत अहम पहलू जो है वो जियो विजुअलाइजेशन का है। जियो पैटर्न्स के अंदर मैं हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ। जियो का मतलब है कि अगर नक्शे पे देखा जाए, ठीक है। नक्शे के ठीक है, ऊपर जी। ठीक है। सो उसमें मैंने टीवी के साथ भी काम किया है, इलेक्शन प्लानिंग के अंदर भी काम किया है, कि आप उसको उस एविडेंस बेस्ड एनालिसिस को लेके आप उसको प्लानिंग के अंदर कैसे शामिल कर सकते हैं। सो वी कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। आप उसको नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, आप उसको प्रोविंशियल लेवल पे कर सकते हैं, आप रीजन्स डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जा सकते हैं, आप पोलिंग स्टेशन लेवल पे जा सकते हैं। आप उसको जब इलेक्शन प्लानिंग में आप करते हैं तो फिर आपको पोलिंग स्टेशन लेवल तक जाना पड़ता है। सो ये नेशनल लेवल का जो जनरल असेंबली, हमारी नेशनल असेंबली जो है जनरल इलेक्शन का 2018 का, ये उसका मैप है, रिजल्ट मैप है कि, और ये कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैप है कि कौन सी पार्टी किस जगह में जीती है। अब आपको, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको फौरन समझ आ जाती है कि कौन सी पार्टी कहाँ जीती है। अगर आप नॉर्दर्न केपी देखें और ज़्यादातर अर्बन केपी देखें, आपको नज़र आता है कि पीटीआई वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये लाल लाल रंग जो है ये लाल पीटीआई रंग है। जो है ये पीटीआई है। ओके। जो डार्क ग्रीन है वो पीएमएलएन है। ऑरेंज कलर जो है वो पीपल्स पार्टी है। बाब जो है आपकी, ये आपको पर्पल नजर आ है। रही है डार्क पर्पल में,
और ये सेफ्रॉन कलर जो है, ये आपका साल्मन कलर जो है, ये आपका JUI या आपकी MMA जो अलायंस ठीक। है उनका वो है। सो आप क्लियरली पैटर्न्स देख सकते हैं कि KP में PTI स्ट्रांग है, नॉर्दर्न पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब में और सदर्न पंजाब में स्ट्रांग है। PMLN सेंट्रल पंजाब जिसको हम बोलते हैं, आप गुजरांवाला गुजरात वगैरह से लेके आप उकाड़ा साहिवाल वगैरह तक, जिसके अंदर लाहौर भी आ जाता है, वो आ जाता है आपका। इस एरिया के अंदर PMLN स्ट्रांग थी। और पीपल्स पार्टी क्लियरली वी ऑल नो कि सिंध को वो डोमिनेट करते हैं, क्लियरली सिंध डोमिनेटेड नज़र आ रहा है आपको। जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं, ख़ास तौर पे नेशनल लेवल मैप में आपको इतने क्लियरली नहीं नज़र आएंगे, जैसे लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, जहाँ पे आपको जूम इन करना पड़ता है, और आप उसको भी हम किसी स्टेज पे उसको भी हम देखेंगे कि हम एनालाइज उसको हम कर सके। सो ये आपको एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस आपको क्लियरली नजर आ जाते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और ये 2018 का मैप जो है ये ठीक। हमें क्लियरली शो करता है कि इसके सेंट्रल ऊपर पंजाब में नून लीग बैठी है। जी, ये कराची को तो थोड़ी सी वहां लाली नजर आनी चाहिए, नजर नहीं आ रही। आ रही है, ये आ रही है सर, ये कोने में, ये देखे, ये मेरा जी नजर आ रही। ये हमें ना कराची बहुत कंजेस्टेड और काफी मतलब एरिया उसका इतना ज्यादा नहीं है, कंपेयरिंग इट विद अदर पंजाब अर्बन सेंटर्स। अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप उसको जूम इन करें, वो हम किसी स्टेज पे उसको करेंगे जब हम रीजन बाय रीजन जाएंगे, तो फिर हम उसको इंशाल्लाह डेफिनेटली वो सीट और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। अच्छा सर, इसमें एक सवाल है, ये बाप का जो इतना बड़ा वोट है जो बलूचिस्तान खैर एरिया में दिखाता है, ये नहीं, इतना बड़ा वोट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत बड़ी हैं, ये प्रोबेबली हाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनका साइज बहुत ह्यूज है। ये तुर्बत और ये चागी और ये वाले एरियाज जो हैं बहुत बड़े बड़े इनके साइज है। यहाँ तो मेरा ख्याल है वोट डालने जाना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैसिव रिगिंग होती है यहाँ पे, और मतलब वो जो है उसके टोटली डिफरेंट है डायनामिक्स जो है। अच्छा, अब इसका आपने रिगिंग की बात की, तो ये हमें अनाउंस रिजल्ट पता चल रहा है, इसके अंदर लाजमी बात है जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया था 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से, उसका हमें भी नज़र आता है, जहां पर पीटीआई को जीतना चाहिए था, जो आप 25-26 हम सीटें कहते हैं उनसे छीनी गई हैं, तो वो लेकिन ये एक्चुअल रिजल्ट है, ठीक है ना जी, ये अनाउंस रिजल्ट है जी, अनाउंस। इलेक्शन कमीशन का अनाउंस। अच्छा, तो ये जी हमारे पास आपका आ गया। अच्छा, इसको हफीज साहब, ये आपका क्या था ओपिनियन 2018 इलेक्शन का, जो ये आपने शायद देखा? इन्होंने बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया है जी। हम्म, और जहां आपको सब्ज नजर आ रहा है मुस्लिम लीग एन का, हम्म, वही वही कंसंट्रेटेड इलाका है जहां पे के पीटीआई की 25 या 26, कुछ ज्यादा भी कहते हैं, हम्म, सीटें इनसे जबरदस्ती ली गई। हम्म, अदरवाइज तो आपको पूरे पाकिस्तान पे स्प्रेड नजर आ रहा है कि पीटीआई का किस तरीके से था। और हम्म, कराची चूंकि वो है, जैसे इन्होंने यासिर ने बताया कि बहुत छोटा इलाका है, लेकिन नंबर्स वहां से ज्यादा है, हम्म। तो वो सब्सिक्वेंटली, बट आई थिंक इट्स अ, देखें जी, फैक्ट्स डोंट लाई एंड पिक्टोरियल फैक्ट्स इज लाइक 1,000 वर्ड्स। तो ये वेरी वेल। बिल्कुल, जी बिल्कुल ज़रूरी है, जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, तो लोगों को ये पैटर्न्स भी नजर आए, जिस तरह यासिर बार बार कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, सही। एक और चीज है जिसको आई मेड अ मैप एट वन टाइम, आई कॉल दिस फिनोमेनन पीटीआई फिनोमेनन फ्लोइंग थ्रू द इंडस। सो अगर अच्छा, हमारी आइडेंटिटी जो है, ये हमारी जो एंशिएंट आइडेंटिटी है, फिर डिराइव्स फ्रॉम द इंडस। सो नॉर्दर्न केपी से स्टार्ट होके पीटीआई इज फ्लोइंग थ्रू दैट पार्ट वेयर द इंडस फ्लोज, एंड स्लोली इट्स एंटरिंग इन अपर सिंध and other areas of Balochistan. So I find it like really interesting कि अगर आप I would show अच्छा, that आप map. वो जियो पोलिटिकल बात भी कर रहे हैं कि ये ऊपर जो दरियाई इंडस है, उससे ऐसे ये नीचे So तक I आके, find that very interesting कि that is true depiction, PTI's true depiction of Pakistani identity. ठीक है, The Indus is पाकिस्तान our की, backbone. So ठीक है। यासिर, ज़्यादातर हमारे लोग उर्दू में सुनने वाले हैं, तो थोड़ा सा उर्दू की कोशिश जी जी करें। जी। अच्छा, तो समझ गया।
अच्छा, ये यासिर जो आपने अगला बनाया है, ये इसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये आपने दिखाया है कि वोटर टर्नआउट, ठीक है ना जी? जी, और जी, आपने बताया है कि वैसे तो ओवरऑल 50% था 2018 में, जी हाँ। लेकिन आपने इस रंग-बिरंगे मैप से बताया किधर 50% या उससे ज़्यादा था और कहाँ बहुत कम था। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है देखने की? अच्छा, नॉर्मली आपका प्रोसेस जो है, अगर आप देखें तो अगर 50% से ज़्यादा वोट पड़ता है तो आपको लगता है कि आपके इलेक्शन जो है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि हुँ, आपके इलेक्शन जो हैं वो लेजिटिमेट हैं। हुँ, काफ़ी हद तक लेजिटिमेट हैं, और जो पीपल्स जो लोगों की जो राय है, हम उसको सही तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि 50% से नीचे अगर आप जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो इलेक्शन जो है, ठीक है। वो शायद अवाम की राय के मुताबिक उसके रिजल्ट जो हैं वो आप नहीं अचीव कर रहे। फिर हुँ, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अंदर अगर आप फाटा जो पहले हमारा फाटा के एरिया से उसके अंदर आप देखेंगे ये कि ऊपर वोटर का हिस्सा। टर्नआउट है। हाँ, नहीं, ये थोड़ा-सा लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएँगे, ये वाला। हाँ, 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 ये। ओके। जी, जी। जी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे थोड़ी कम है, वोटर टर्नआउट कम है। एक तो हिली एरियाज़ हैं, लॉजिस्टिक्स हुँ, का भी एक जाकर प्रॉब्लम जरा होता है। रंगों की अहमियत बता दें। जो लाल है उस अहमियत जी, रंग की लाल का मतलब है कि 50% से ज़्यादा है। ठीक है, डार्क ऑरेंज जो है वो 40 टू 50% है वोटर टर्नआउट। ठीक है। और उसके अलावा जो ऑरेंज है, जो ब्राइट पीला, ऑरेंज है वो 30 टू 40% है। हाँ, और जो ब्राउनिश ऑरेंज है वो 20 टू 30% है। उसके अलावा जो है वो बड़ा कम है। ठीक है। नॉर्दर्न की मैं फिर से रिपीट कर, लाल जो आपने बताया ये इस लेजेंड है ये 50% 50% से से ज़्यादा, ज़्यादा है। हाँ, और डार्क ऑरेंज है 40 से 50, हल्का पीला जो है वो 30 से 40, हल्का हरा 20 से 30, ज़्यादा उससे ज़्यादा हरा 10 से 20, और सबसे ज़्यादा हरा जो है वो 0 से 10% है। ठीक है, जी, जी। ये हो गया। जी। सो वी हमें एक चीज़ केपी में हमें नज़र आ रहा है, नॉर्दर्न केपी में और फाटा के एरियाज़ में जो हिली एरियाज़ हैं मोस्टली, वहाँ हुँ, पे लॉजिस्टिक्स एक रीज़न है। हमें पता है कि वहाँ पे वोटर टर्नआउट कैसा रहा है लास्ट टाइम। हुँ, हुँ, उसके अलावा जो बलूचिस्तान में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें वोटिंग पैटर्न जो है वो बहुत कम लोग वोट डाल रहे हैं। उसकी हुँ, वजह एक ये है कि बाज़-औक़ात कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं वो 2-2 3-3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है हुँ, वो हुँ, एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। सो हुँ। लोगों को वोट डालने उनके पोलिंग स्टेशन बहुत दूर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अच्छी नहीं है। अगेन लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम जो है वो डिस्टेंस, वो इतने ज़्यादा फासले की वजह से वो लोग वोट अच्छे तरीके से नहीं डाल सकते हैं। सो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी पंजाब जो मैदानी एरिया है, आपका जो सिंध का मैदानी एरिया है, आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारा बड़ा हेल्दी वोटर टर्नआउट है, 50% है। अच्छा, ये नीचे का भी यासिर, ये ईस्टर्न मशरक़ी बलूचिस्तान और सदर्न बलूचिस्तान की ये जो गवादर और कोस्टल बेल्ट है, इसके अंदर भी टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो फिर आपको अनोमलीज़ आपको देखनी पड़ती हैं। इंडिविजुअली हुँ, आपको उसको उठा के देखना पड़ता है कि यहाँ पे वोटर टर्नआउट की क्या रीज़न है। आपको हुँ। पोलिंग स्टेशंस का डाटा देखना पड़ता है, कहीं उसमें रिगिंग का कितना एलिमेंट आपके पास आ गया है। तो अनोमलीज़ जब हाँ, आपके पास आती हैं तो फिर आपको इंडिविजुअली केस बाय केस बेसिस के ऊपर आपको उठा के तो देखना पड़ता है। यहाँ क्या हमें इंडिकेशन है कि जिन इलाकों में ये अमूमन कोयटा, वोटर ये टर्न जो आपको नॉर्थ में जो ये नज़र आ रही है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो नज़र आ रही है, ये कोयटा और ये वो वाला एरिया, और ये थोड़ा हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है। हुँ, ये पंजाब से और केपी से कनेक्ट करता है, इंडस हाईवे हुँ। वगैरह यहाँ से गुज़रती है। सो आई मीन देयर आर मल्टीपल रीज़न्स। तो इससे हम ये भी हफीज़ साहब समझ सकते हैं कि जहाँ पर अमूमन वोटर टर्नआउट अमूमन वैसे कम नज़र आते हैं, लेकिन एकदम बीच में एक ज़्यादा आ गया। तो एक तो आपने जो फैक्टर यासिर ने कहा कि फैक्टर है कि करीब-करीब है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है। इसमें धांधली का भी फैक्टर हो सकता है कि यहाँ धांधली भी कर देते हैं। डेफिनिटली, डेफिनिटली। डेफिनेटली डेफिनेटली जहाँ पे बैलेट बॉक्स स्टफिंग होती है तो वहाँ हुँ, सडनली आपको हुँ, 70,000 से 1 लाख वोट होते नजर आते हैं तो वो यही होता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।
यार यासिर क्या कमाल किया। अच्छा ये नाजरीन प्लीज आप जो है ना, ये आप लोग मिर्च मसाले चरब जबानी इधर उधर जो इस किस्म के वीलॉगर यूट्यूबर बकवास कभी कभी आके कई 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 सारे नहीं कई ऐसी अपनी व्यूअरशिप के लिए बढ़ाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आपने समझना है। बिकॉज अगले हफ्तों से जब हम वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये धांधली के पैटर्न्स क्या हो रहे हैं। अच्छा यासिर एक और आपका ये मुझे नहीं समझ आया कि आपने इसको बताया, समझ तो आया बात। ये आपने कहा कि जी औरत और मर्द का जो टर्नआउट था 2018 में, उसके अंदर उसका क्या डिफरेंस डिफरेंस था उसका ये? डिफरेंस है। ओके, हाँ। हम्म, सो आपको अगर नजर आए उसके अंदर हाँ कि जो ग्रीन एरियाज हैं, जनरली इट मींस कि उसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। खवातीन के और मर्दों के जो वोट कास्ट हुए हैं, जो वोट डाले गए हैं, उसके अंदर हाँ। कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं नजर आ अच्छा रहा। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो डार्क ग्रीन, डार्क डार्क ग्रीन है, ग्रीन और गहरा लाइट ग्रीन हरा पे। है और लाइट हरा है, वो कह रहा है कि जी आपका जो फर्क है मेल वोटर में और फीमेल वोटर में, वो 1 से 10% है। जो ठीक वोट है, डाले गए हैं। जो वोट डालेगा, ठीक है जी, जी, ठीक है। पीला जो है वो 20 से 30% है, मतलब कि 70% जो था मेल था, मर्द था, जी। 30% औरत थी। जो ऑरेंज है ऊपर ये हमें नजर आ रहा है, ये 30% औरत और 70% मर्द। और लाल हम्म। जो है ये पता नहीं कौन सा इलाका है। ये इन- दीर और सवात, ये वो एरियाज हैं जहाँ हम्म, पे डिफरेंट जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं, जो हमारी मजहबी जमातें हैं, वो हम्म, बाज़ औक़ात ऐसे फतवे जारी करती हैं कि खवातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं है, जिर के इस किस्म हम्म, की बातें करते हैं। और ये जितना आपको बेल्ट नज़र आ रही है नॉर्दर्न बलूचिस्तान की और ये केपी की, और हाँ ख़ास तौर पे नॉर्दर्न केपी के अंदर आपको दीर और सवात वाले एरियाज जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले ठीक। ये पश्तून एरियाज हैं। एक कल्चरल फिनोमिनन है कि वहाँ पे आपकी जो है खवातीन को वोट डालने से डिस्करेज किया जाता है, और हम्म, बाज़ औक़ात उसके अंदर मज़हब का सहारा लेते हैं, इस किस्म के हम्म, फतवे जारी करते हैं। हम्म। सो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे रीज़न है इतना बड़ा डिफरेंस आने का ख़ास तौर पे। ठीक है, तो इसको थोड़े से हफीज साहब, जी इसका क्या मतलब है? पीटीआई की इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर ये इन्होंने औरतों के वोट को बढ़ाना है? सर, पीटीआई की स्ट्रैटेजी तो बन चुकी है, यानी ख्वातीन की पार्टिसिपेशन जो पिछले 18 माह में ये सारे प्रोसेस में है, वो उसको तो सलाम करने की ज़रूरत है। वाह, और इस वक़्त उनका जो जज़्बा उजागर है, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये आपको हरा ही हरा नज़र आएगा, इंशाल्लाह। सो यासिर बैक टू यू। आपका क्या तजर्बा था ये 11-12 साल में एनालिसिस करने का? आपने पार्टी के बड़े बड़े अहदेदारों को ये आपने प्रेजेंटेशन दी, मेरा सुना है आपने असद उमर को भी दी, औरों को भी दी, कि ये जनाब ये पैटर्न है, इसको आपने बढ़ाना है। तो क्या हिकमत अमली उस वक्त आपकी नज़र में आई कि पार्टी औरतों का वोट ज़्यादा लाने की स्ट्रेटजी बनाई? कुछ है आपके इल्म में? नहीं, ख़वातीन के वोट के ऊपर स्पेसिफिकली तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई काम किया गया है नेशनल लेवल पे या उस पे। जितना काम किया गया है वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर ही किया गया है। खान साहब का काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अपनी कुछ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी कि ख़वातीन को आगे लाया जाए, उनको कि आपकी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एटलीस्ट 50% आप कहते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है उनका होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। लेकिन जो हिकमत अमली है ख़ास तौर पे 2013 के इलेक्शन में जो मैंने काम किया है, हमने स्ट्रैटेजी लेवल पे एज सच उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। बल्कि एक चीज़ जो थी नेशनल कैंपेन में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, मैं सेंट्रलाइजेशन का जो है मैं बहुत हामी हूँ, सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन का बहुत हामी हूँ। सो पॉलिटिकल आप टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स की बात टेक्नोलॉजी के ज़रिए यूज़ करना है, एविडेंस बेस्ड आप एनालिसिस करें, एविडेंस बेस्ड आप डिसीजन मेकिंग करें, आप सिस्टम से जो है वो आप उससे और डाटा से आप हेल्प लें और उसके ऊपर, बल्कि आप लोगों से मत पूछें। लोगों से आपने क्यों पूछना है? सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है, आप एक उसकी बेस पे आप डिसीजन क्यों नहीं करते हैं?
आप लोगों की उसमें बातों सर पे जी एक एलिमेंट ये था कि तंजीमी तौर पे भी ख्वातीन में पीटीआई की वो पेनिट्रेशन नहीं थी जो अब डेवलप हो गई है, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि इलेक्शन डे की मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ साइंस, और उसमें आपकी तंजीम, आपके पोलिंग एजेंट्स, आपकी जो ख्वातीन लोगों बाकी औरतों को एजुकेट कर रही होती हैं, तो वो दिन ब दिन वो बड़ा है जी। और मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ बल्कि, कि इस इलेक्शन में ये जो कह रहे हैं ना वोट के जरिए बदला, उसमें ख्वातीन का बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज एक आपको मजे की बताऊं, टू ऐड टू दिस कन्वर्सेशन। पीटीआई की जो इलेक्शन मशीन है दैट इज द बिगेस्ट, और ये बहुत वेल ऑयल्ड है, जिसके अंदर लाखों लोग हैं, और वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर हैं। जो जो रिग करना चाहते हैं, दूसरी पार्टी से बड़ी है, दूसरी पार्टी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और पीटीआई की टू स्टे क्वाइट ऑल दिस वाइल, एक रीज़न ये भी थी कि इलेक्शन आने दो। सो इलेक्शन का वो वेट कर रहे थे बिकॉज दे कैन डोमिनेट इन द इलेक्शंस, नॉट जस्ट कि उनके पास वोट, उनके ख्याल में पीटीआई के पास इस टाइम नैरेटिव है, वोट बैंक है, बाकी उससे ज़्यादा है, बट इलेक्शन को जो कंट्रोल, इलेक्शन के अंदर परफॉर्म करने की उनकी जो सलाहियत है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा है। अगर बाकियों के ऊपर, अगर बाकियों को अपनी सलाहियत पे इतमाद होता तो पंजाब के और केपी के इलेक्शन ये डिले ना करते। ये पंजाब के जो 20 जो सीटें थी बाय इलेक्शन जो थे, वो इतनी बुरी तरह से ना हारते। सो उनको ये चीज़, उनको भी पता है, पीटीआई को भी पता है। जो लोग कहते हैं कि पीटीआई बहुत ज़्यादा एहतजाज नहीं कर रही थी, उसकी आई फील कि उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पीटीआई को ये बिल्कुल पता था कि ये इलेक्शन करवाना ही पड़ेंगे इनको, किसी ना किसी दिन ये करवाएंगे, और जब भी ये करवाएंगे तो हम उसको जो है उसको हम ओवरटर्न कर सकते हैं, इस सारे के सारे जो भी इन्होंने इन प्लेस किया है रिजीम। और जी बहुत ज़बरदस्त। तो यासिर हम बात ज़रूर करेंगे हफीज़ साहब, यासिर साहब एंड में, कि इलेक्शन को अगर उन्होंने करवाया तो वो कैसे इसको तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। आज नहीं, आज हल्का सा ज़रूर बात करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा आई थिंक नज़र आ रही है, जो जिसके ऊपर हम आज ज़रूर जिक्र करेंगे, कि आया इलेक्शन कहीं ये पोस्टपोन तो ना कर दें, बिकॉज जो डेटा यासिर के पास है, ये डेटा आईएसआई के पास भी है, आसिम मुनीर के पास भी है, इनके फौज के सीजीएस के नीचे जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल है उसके पास भी है, वो भी यही डेटा देख रहे हैं। ये डेटा कोई गलत तो नहीं है, तो एक्चुअल डेटा है ना। तो इसी डेटा को वो भी देखे तो उनकी भी हवा निकलती है रोज सुबह शाम, आसिम की भी हवा निकलती है रोज सुबह शाम। तो ये जो हम सुन रहे हैं कि सदीक जान का मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि जी ईसीपी तैयार कर रही है अपना दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कि जी हम 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारा सिस्टम बैठ रहा है, पुलिस हमें नहीं मिल रही, फलाना नहीं हो रहा, ये ना। जावेद चौधरी कमीना, खबीस, घटिया, सुअर, कहता है कि इमरान खान 2/3 लेके चला जाएगा और ये फांसी लगाएगा, इस आदमी को मुजीबुर रहमान की तरह मार दो। मतलब आप सोचें। तो ये भी खैर बात करेंगे, बट इस पे अगर कोई कमेंट है तो बताइए, फिर मैं अगले यासिर की जो बात है उस पर। जी जी आप जारी रखें सर, आप जारी रखें। अब मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो कुछ चीजें आप कर पाते हैं, कुछ चीजें आप नहीं कर पाते। बिल्कुल आई थिंक इलेक्शंस तो होंगे, आई बिलीव इन दैट। मेरे जो मुझे जो समझ आती है, मेरी जितनी थोड़ी बहुत समझ है, मेरे ख्याल में इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को होंगे। 8, ठीक। चलिए, इसमें एक कमेंट है मेरा कि ये जो डिले हो रही है ना जी, ये तो कुमक मिल रही है पीटीआई को। अगर यही इलेक्शंस अगस्त में या सितंबर में हो जाते तो शायद इतने जोरदार नताइज ना आते जो अब निकलेंगे, और अगर इससे वो आगे लेके जाएंगे तो ये स्ट्रीट तो वन वे ही है जी, एक एक तरफा रास्ता है। इसको लेके कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक छुपेंगे? सर ये अगर इलेक्शन ये करा लेते ना मई जुलाई के अंदर 90 दिन के बाद 2022 में, मैं तो आपको आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको इन्होंने इस कदर बड़ा ब्लंडर किया है कि अगर ये अप्रैल में 2022 में जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, जब असेंबली तोड़ के, उस टाइम अगर इलेक्शन में ये जाते तो पीएमएलएन को पंजाब में पीटीआई के ऊपर एज था। इट वाज नेक टू नेक, बट पीएमएलएन हैड एन एज ओवर पीटीआई।
और उस वक्त लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले थे एंड पीटीआई न्यू कि हमें बहुत मार पड़ेगी पंजाब में लोकल बॉडीज के अंदर एंड प्रोबेबली वी गोना बी सेकंड कि पीएमएलएन जो है लोकल बॉडीज इलेक्शन जो कि मई में होने थे गालबन उस टाइम, तो उनको पता था कि ये हमें बहुत मार पड़ेगी। इनकम्बेंसी फैक्टर है, महंगाई 3-4 साल काफी ज्यादा 3-3.5 साल काफी रही है, लेकिन इन्होंने जो सिचुएशन थी वो टोटली पीटीआई के हक में कर दी अपनी तमाम बेवकूफियों से। नैरेटिव जो था, अगर ये नैरेटिव अपने नैरेटिव पे खड़े रहते, पीटीआई को हुकूमत करने देते, तो 5 साल के बाद जो पीटीआई का ग्राउंड सोयल है ये पीएमएलएन के पास होता, जो इनको वोट को इज्जत दो और ये सब कुछ। बहुत अच्छी सिचुएशन में उन्होंने जाना था इलेक्शन के अंदर और पीटीआई बहुत बुरी हालत में जाती। वो तो आसिम ने अपनी जान बचाई है, बाजवे ने जान बचाई है। उनको पता था कि जब बाजवे की 2022 के अंदर उसकी ख़त्म होगी ओहदा, तो उसको ना एक्सटेंशन मिलनी है, आर्मी चीफ जो है दूसरा आएगा, उसके बाद इन्होंने पता नहीं और क्या क्या करना है। एनीवे ये तो वो जो कहते हैं ना, इफ आंटी हैड डैश डैश डैश, या अगर गरीब जो है, वापस अपने चलते हैं जी एनालिसिस पे। एनालिसिस के डिले सूट्स पीटीआई, डिले सूट। अच्छा अब आ जाए जी, ये 2018 का सिनारियो नाजरीन आपने देखा, यासिर की ज़बरदस्त 10-12 साल की मेहनत, काविश, एक्सपर्टीज़, हफीज़ साहब का तजिया उसके ऊपर। अब हमारे 2024 की ये डेटा पिछली दफ़ा हमने आपको बड़ी डिटेल में बताया था, आज जो है इसको मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ और फिर यासिर के काम के ऊपर जाएंगे। ये बड़े बड़े नंबर हैं जी, ये आप देख रहे हैं कि 266 सीटें हैं, 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 20 लाख, 13 करोड़ आपका रजिस्टर्ड वोटर है और 2 करोड़ 30 लाख नया वोटर है। ये यूथ है, ये हमारे बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र से तजावज़ कर गए हैं, अब ये वोटिंग पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बेसिस पे असद रफ़ीक ने, जो पिछली दफ़ा मेरे साथ आए थे, उन्होंने 4 ये सिनारियोज़ दिखाए थे। मैं बाई तरफ से शुरू करता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ जाऊँगा हफीज़ साहब। और कि जी 4 फैक्टर्स हैं जिनका असर होगा 2024 के वोटिंग पैटर्न्स पे और मुमकिना नताइज पे। रिजीम चेंज का गुस्सा, वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा, जो हमारा यूथ है, जो नौजवान है, उसका टर्नआउट बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटर असरअंदाज हो सकता था, लेकिन हमने इसके ऊपर असद ने बड़ा एक कंजर्वेटिव व्यू लिया है कि ये वैसा ही रहेगा। पहले सिनारियो में मैं आपको बताता हूँ, उसने कहा कि 10% रिजीम चेंज का जो गुस्सा है, जो 10% वोट दूसरी पार्टियों का मिला था पीटीआई के खिलाफ, वो अब मिलेगा पीटीआई को। सिनारियो 2 में वो कहते हैं जी 5% गुस्से का वोट इनको मिलेगा। सिनारियो 3 में कहते हैं उसी तरह वोट इनका रुझान होगा जो 2018 में था। सिनारियो 4 कहता है कि नहीं, पीटीआई का वोट 5% कम होके जो दूसरी पार्टियों को चला जाएगा। इसको भी हमने मद्देनजर रखा है। वोटर टर्नआउट पिछले 2018 में 50% था, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिनारियो 1 में 60%, दूसरे में 56, तीसरे में 54 और चौथे में कि जी वही रहेगा वोटर टर्नआउट जो 2004 में रहा। यूथ, नौजवान वोटर 31% था 2018 में, अब कहते हैं जी 40% हो जाएगा, 9% ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरा तो ख्याल है से ज्यादा, लेकिन असद कहता है 9%। हम यासिर से भी पूछेंगे। सिनारियो 2, 3 और 4 में वो उसको स्टैंडर्ड 35% रखता है। वो कहते हैं ये जो असद का फोरकास्टिंग मॉडल है, इसमें यूथ वोटर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसका मतलब ये है कि 40% जो हमारा 23 मिलियन में से 40% यूथ अगर वोट डालती है, ये नए वोटर जो हैं उसमें से 40% अगर इलेक्शन वाले दिन वोट डालते हैं, और जो उनकी वोटिंग की रेशो है वो वही रहे जो हमने बाकी मॉडल के अंदर है। हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो पीटीआई को 80% वोट डाल देंगे। अगर पीटीआई को 50% वोट पड़ा था एक हल्के में, तो हम कहते हैं कि नया वोटर भी जो आ रहा है वो भी 50% पीटीआई को डालेगा। अगर 40% पीएमएलएन को पड़ा था तो 40% पीएमएलएन को ही पड़ेगा। सो दिस मॉडल सेज के यूथ के जो वोटिंग पैटर्न है वो वही रहेगा, टर्नआउट जो है वो 40%, 35% और जबरदस्त। तो ये बहुत अच्छा क्लियर है कि 2 करोड़ 30 लाख में से 40% अगर निकलेगा तो फिर ये उसके नताइज होंगे, 35% निकलेगा तो ये नताइज होंगे। और आखिर में जो पिछले 2018 में भी 1-1%
वोट पड़ा था 2018 में, 1% सिर्फ ओवरसीज वोटर, जो 1 करोड़ है बाय द वे, उसके सिर्फ 1% लोगों ने आके वोट दिया था। मतलब कि 1 करोड़ का 1% कितना हुआ यासिर? 1 लाख हुआ। 1 लाख। 1 लाख, ये सबसे बड़ी धांधली की तैयारी है। और ये मैं आपको आज बात और मुझे लगता है मैंने जो नंबर्स लास्ट ईयर देखे हैं न्यू वोटर्स के, वो मुझे लगता है कि नंबर जैसे 23 मिलियन से ज्यादा थे। आप 6 साल के बाद आप इलेक्शंस करवा रहे हैं, आपकी तकरीबन चलो फिर तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट होगा आबादी। उसका। मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने यूथ वोटर्स जो हैं, नए वोटर्स जो हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया है, और ये इतने नहीं हैं, ज्यादा होने चाहिए थे हमारे न्यू वोटर्स जो हैं। सो डेफिनेटली आई डू नॉट ट्रस्ट दिस नंबर। ये डेटा इन्होंने असद ने ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के, नहीं, ये तो ऑफिशियल है, लेकिन ऑफिशियल है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ घपला लगता है। अच्छा, अब सर इस पे आ जाए। एक चीज आप कर लें कि ये रिजीम चेंज का गुस्सा सिर्फ नहीं है, ये जो इनकी 18 माह की मिसमैनेजमेंट, सारा कुछ, और जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है सर्वाइवल के लिए, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा ख्याल है वो रिजीम चेंज का ये सिर्फ रिजीम चेंज को अगर आप एक ये फैक्टर अलहदा कर लें कि लोगों की सफरिंग जो लगेगी इनको, उसका भी एक बहुत बड़ा असर होगा। जुल्म के निजाम के खिलाफ लोग डेफिनेटली आई थिंक वोट डालेंगे। जी नहीं, और मैं यासिर, जो लोगों को इस वक्त खाना भी मुश्किल हो रहा है, उनके लिए जो सख्तियां हैं ना जी, जो हमारे हैव नॉट्स हैं, जो कि मेजॉरिटी है 80% के करीब, उन लोगों को जिस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, वो एंगर कहें या उनका डेस्परेशन कहें, बट उसका भी एक इजहार होगा। बिल्कुल सही है सर। मैं सिर्फ ये कह रहा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो हम गुस्सा कह रहे हैं, ये गुस्सा 9 अप्रैल तक नहीं है, ये गुस्सा 9 अप्रैल से लेकर आज तक, और जितनी चीजें हुई हैं इसके अंदर, जो ज्यादती की है, जो आसिम मुनीर और बाजवा ने हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लुटवाई हैं, उनको कैद किया है, जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया है, जिस तरीके से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, जिस तरीके से 30,000 लोगों को कैद किया गया, जिस तरीके से अभी हमने कल देखा शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या बेढंगा उसके साथ हुआ, जो जिस तरीके से उस बेचारे आदमी की उसको किस एक जैसे को, मैं तो मुझे तो मैं रोना आ गया। आप यकीन जाने कि उसने इतना परेशान किया, इतना नफीस, इतना, आप भी जानते हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, यानी जिस तरीके से और जिस हकारत से आपने इस कौम के एक नगीने को ट्रीट किया है, अल्लाह इन पे लानत देगा जी। और इसने इतना गुस्सा बढ़ाया है शाह जी, मुझे आज कम से कम पता नहीं कितनी कॉल्स आई हैं अराउंड द वर्ल्ड कि पीपल आर आउटरेज्ड कि ये पागल हो गए हैं। वो रियासती का एक लफ्ज था, कुत्ता चित्ता हो गया, जब वो बावला हो जाता है ना जी, ये तो बावले कुत्ते वाली हरकत है। बावले कुत्ते, इससे रेजिस्टेंस और रिएक्शन जो है इतना शदीद है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, दौड़ जाएंगे इलेक्शन से, मैं आपको ये जिस डगर पे बात चल रही है, इनमें हिम्मत नहीं है कि उस दिन को फेस कर सके। नाजरीन ये देखते रहे आप प्लीज, जल्दी जल्दी चर्ब जबानी ने, ये आपके लिए पाकिस्तान के फ्यूचर की ये प्रोग्राम है कि आपको बताएगा कि आपसे अगर इलेक्शन ना हुए और धांधली हुई तो आपसे क्या होगा, आपसे ये छीना जाएगा। ये जी 4 जो अवामिल हमने किए थे, पहले है कि अगर जो सिनारियो 1 है उसमें 216 सीटें मिलेंगी, सिनारियो 2 जिसके अंदर वोटर टर्नआउट थोड़ा कम कर दिया, यूथ का टर्नआउट कम कर दिया, उसके अंदर 198 हैं, 30 और गुस्सा को भी कम कर दिया। तीसरा सिनारियो है 169, 159, ठीक कहते हो सर, मैं 69 में कंफ्यूज हो जाता हूँ। 169 सीटें हैं जी, 169, जिसके अंदर हमने कहा कि जी गुस्सा जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोटर टर्नआउट भी कम हो गया, यूथ का जो टर्नआउट है वो भी बराबर रहा। और आखिर में जो सबसे कम हम बात कर रहे हैं कि बजाय गुस्सा
आसिम मुनीर और इसके कुत्तों और कुतियों के ऊपर गिरे, वो नज़ला जो है वो जी इमरान खान के ऊपर गिर रहा है कि तुम जो है ना, तुम क्यों चले गए? तो मतलब उल्टा हो गया कि वोट जो है वो इमरान से हट के दूसरी पार्टी पे जाएगा, वोटर टर्नआउट भी उतना होगा जो 2018 में है, तब भी 140 सीटें मिलती हैं। ये इतना रियलिस्टिक एनालिसिस है, डेटा ड्रिवन, कि इससे अगर कोई इस पे बहस करना चाहता है, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आए मेरे साथ प्रोग्राम में, वो अपना डेंटोनिक पाउडर आना चाहता है, वो आ जाए, कोई आ जाए, मरियम आ जाए, कोई डेटा वाला आ जाए, मैं अपने बंदूकें जो है मैं इनको पेश करूँगा सामने, यासिर को और असद को कहूँगा, "पै जाओ।" जिस तरह यूबान ने मूसा ओके, को कहा सो था। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। ये अच्छा, ये जो फैक्टर्स जो सिनेरियोज जो बिल्ड किए हैं, दिस इज असद फोरकास्टिंग मॉडल। जी। सो इसके अंदर एक चीज जो आपको बेस लाइन जो है वो ये कहती है कि तमाम पार्टीज का वोट बैंक उतना ही रहेगा, उसकी रेशो हुँ, उतनी ही रहेगी। सो दिस हुँ, इज वेयर पीटीआई स्टैंड्स कि 2018 से कंपैरिजन में पीटीआई कहाँ पे स्टैंड करती है विद मार्जिनल इम्प्रूवमेंट, जो हम हुँ, कहते हैं कि 10% रिजीम चेंज इम्प्रूवमेंट है, हुँ। दैट्स इट। उसके बाद पीटीआई को अगर ओपन फील्ड मिलता है तो पीटीआई 216 सीट्स जो है वो लेके जाएगी। अच्छा, क्या उसके अंदर केपी और पंजाब को वो डोमिनेट करेगी, कराची को डोमिनेट करेगी, पीएमएलएन हार्डली मेरा ख्याल है 7 to 8 सीट्स तक रिड्यूस हो जाएगी। चलते हैं ना सर, आपने वो किया हुआ है ना, उस वो अभी आपने किया हुआ है ना, उस पे चले, हीट मैप पे हाँ, चले जो चलें आपने उस पे बनाए। उस पे उस पे शादी हमने कट ऑफ टाइम एक रखना है इस प्रोग्राम का। सर ये आज का जरा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये इसको खत्म तो करना है ना, क्या ख्याल है? ठीक, बिल्कुल सही है। सर ये ओके। 216 सीटों का है, सो ये बता दें जी। सो ये 216 सीटें, दिस इज द सिनेरियो कि हाँ। केपी जो है टोटली डोमिनेटेड है बाय पीटीआई। पीटीआई नॉर्दर्न, वेस्ट और साउथ जो पंजाब है उसको डोमिनेट कर रही है। और पंजाब की सो टोटली पंजाब जो है, नॉर्दर्न पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब है, पीटीआई टोटली डोमिनेट कर रही है। उसके अंदर आपको पैचेस में नजर आ रही है पीएमएलएन सिर्फ, और कहीं कहीं आपको पीएमएलक्यू नजर आ रही है। पीएमएलक्यू का वोट बैंक जो है उसके अंदर पीटीआई, ये पीएमएलक्यू परवेज इलाई वाली पीएमएलक्यू है। हम्म। सो उसको अगर आप फैक्टर इन करते हैं कि वो भी पीटीआई की ही सीट्स हैं अब, तो वो आप उसके अंदर 216 के अंदर वो शामिल नहीं है। इसमें एक एएमएल की भी सीट है जो शेख रशीद वाली अवामी हम्म, मुस्लिम लीग है उनकी, हम्म, वो भी हम्म, पीटीआई की सपोर्ट से अगर इन अलायंस या जैसे भी हम्म, सपोर्ट से वो जीतते हैं। हम्म, तो हम्म, अगर आप वो काउंट करते हैं तो ये 221 सीट्स हो जाती हैं। हम्म, हम्म, जो पीएमएलएन है वो आपको जो एक साइड पे नजर आ रही है लाहौर के बॉर्डर में, ये रूरल लाहौर है जो बॉर्डर पे हम्म, आता है, रूरल हम्म, कसूर है जहाँ पे हम्म, हैवीली रिग करती है पीएमएलएन, और उसके हम्म। अलावा कुछ एरियाज जो हैं जहाँ उनकी सीट्स में इसमें काफी। उकाड़ा है। इसमें उकाड़ा जो आपको लाहौर के नीचे एक पैच नजर आ रहा है ग्रे के साथ, ये प्रोबेबली उकाड़ा का एक यहाँ पर वो भागी है ना, मरियम ड्यूटी। उकाड़ा जो है, आई डू नॉट थिंक कि वो कोई बहुत उनके लिए सेफ ग्राउंड है। उकाड़ा अच्छा। उनके लिए सेफ ग्राउंड बिल्कुल नहीं, कोई भी पंजाब में उनके उनके पास कोई भी सेफ ग्राउंड नहीं है इस टाइम, इवन नहीं है, सेंट्रल पंजाब के अंदर भी। नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको ग्रे में भी कुछ नजर आ रही हैं जो इंडिपेंडेंट्स जीते थे। अच्छा, हम्म, फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं खड़े होते या वो किसी पार्टी से खड़े होते हैं तो ये भी फैक्टर्स जो हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। और उसके अलावा पीटीआई जो और है, बाप के बाप ने जिता दिया उनको बलूचिस्तान में। बाप का जो है, क्योंकि इस अच्छा डाटा एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है एविडेंस हम्म, के अंदर, अगर डाटा को ही आप मैनिपुलेट करें कि टोटली अगर आपने रिगिंग का वोट डाला है और 7,000 वोट से कोई जीत रहा है और टोटल 7,000 वोट है और वो भी डब्बे आपने भरे हैं, सो हम्म, आप उसको डाटा की बेस पे नहीं, आप उसको आपको रिग्रेशन मॉडल जो है वो उसके ऊपर ठीक। अप्लाई करने पड़ते हैं। या सर तो अगले वाले पे चलता हूँ, जी, सिनारियो 2 पर, सिनारियो 2 और 3 पर। अब वो आप बस जल्दी बताते जाएं। अब हमें नजर आ ओके। रहा है कि पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ रहा है सिंध में, ठीक है ना? अगर हम कहते हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो 56% रहता है, और उसके अंदर जो है रिजीम चेंज वोट जो है, जो लोगों का गुस्सा है, वो सिर्फ 5% स्विंग वोट है, हम उसको स्विंग वोट अगर बोल लेते हैं, स्विंग वोट रिजीम बोले, चेंज ठीक है। हम उसको नहीं बोलते। तो फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? केपी रिमेन्स द सेम, नॉर्दर्न जो वेस्टर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब है, वो है थोड़ा सा जो है, अगर
नून लीग अपने नंबर्स को मेंटेन कर पाती है, अपने वोट बैंक को मेंटेन कर पाती है 2018 के, तो थोड़ा सा उनके पास जो है यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन उनकी बेहतर होती है। वो भी आपके जो इसको सेंट्रल पंजाब बोलते हैं या बॉर्डर पे जो आपके एरियाज हैं ईस्टर्न साइड पे, वो आपके एरियाज हैं। ये आ गया तीसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो अगेन, अगर हम कहते हैं कि कोई उसके अंदर चेंज नहीं होता, रिजीम चेंज वोट जो है वो स्विंग वोट जीरो है, नहीं है, कोई स्विंग वोट नहीं है, वोटिंग जो है हर पार्टी उतने ही वोट लेती है जितने उसने लास्ट टाइम लिए थे, तो ये आपका जो है वो सिनेरियो बनता है कि पीटीआई क्या जीत रही है। और ये पीटीआई 170 के करीब सीट्स इस वक्त भी जो है ये 2/3 मेजॉरिटी, थर्ड सिनेरियो में कोई वोटिंग पैटर्न के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो पीटीआई 2/3 फिर भी लेके जा रही है पूरे पाकिस्तान में। अभी वो सिंध के अंदर कैसा प्ले करते हैं, बाकी जगहों पे कैसा प्ले करते हैं, बलूचिस्तान में कैसा करते हैं, वो इसके अंदर फैक्टर नहीं है। वो जिसको कहते हैं कि इट्स नॉट द नंबर्स, इट्स व्हाट मूव्स द नंबर्स, तो वो जो मूव्स हैं उनकी वो इसके अंदर अकाउंट फॉर नहीं की हुई। और ये आखिरी, ये लास्ट है। पीटीआई को मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई की इस टाइम पीटीआई की सिंपल मेजॉरिटी को इस टाइम धांधली से भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देयर इज नो वे, एब्सोल्युटली नो वे कि पीटीआई का वोट बैंक भी अगर हम कहते हैं कि 5% कम होता है, तब भी सिचुएशन यहाँ पे स्टैंड करती है कि पीटीआई 140 के करीब सीट्स लेके जा रही है। और ये पीएमएलएन और पीटीआई और तमाम पार्टीज जो हैं अपनी 2018 के नंबर्स पे अगर स्टैंड करती हैं, यही सिनेरियो 2018 के अंदर था, जो पीटीआई की सीटें जो हैं वो डाली गई निकाल के मोस्टली जो है पीएमएलएन को दी गई। सो ये एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से पीटीआई बिलीव्स, उनकी जो ग्राउंड पे जो उनकी रिपोर्ट्स हैं और जो उनके डाटा एनालिसिस है, वो बिलीव करते हैं कि उनकी कोई 25 के करीब सीट्स जो हैं नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें, तो वो उनकी जो है वो छीनी गई ताकि उनकी हुकूमत को कमजोर किया जा सके और बाद में गिराया जा सके। तो ये जो सिनेरियो आप सामने देख रहे हैं हफीज साहब, ये जो हमने 4 पैटर्न्स बनाए हैं, 140 कम से कम और मुमकिना और ऑप्टिमिस्टिकली 216, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? शाह जी, मैं इनके पैरामीटर्स सुन रहा था यासिर के, जो उन्होंने अपने हदूद बनाए हैं, उसमें यासिर ये जो पीएमएलएन के लिए 2018 को वोट बैंक को रिटेन करना, मैं समझता हूँ नामुमकिनात में है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो आप फैक्टर कर रहे हैं, जो स्विंग वोट जो 5%, उसको आप गुस्से का वोट कहें या रिजेंटमेंट का वोट कहें, वो मेरे हिसाब से वो इससे ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं तो इन टच हूँ जी और मेरा रूरल बैकग्राउंड है। मुझे पता है कि जी खानेवाल के फलाने गांव में जहाँ पे के नून के कैंडिडेट को छेड़ नहीं सकता था, इस वक्त कोई वहां खड़ा नहीं हो रहा। तो ये डाटा ड्रिवन एनालिसिस से डेफिनेटली ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, ये बहुत ही आपने जो है ना इनकसारी से ये डेटा बताया है। एक्चुअल जो है वो चेंज और हम और भी मैं आपको एक बात मजे की बात करूं कि जो क्लैरिटी आपके इस डिपिक्शन से मुझे मिली है, वो यकीनन उस क्लैरिटी से मैं बात नहीं कर सकता था। थैंक यू फॉर पुटिंग दिस अप, और आई एम श्योर कि आपके ऑडियंस भी इससे एजुकेट होंगे और बात समझने में उनको आसानी होगी। सो वेरी वेल डन। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बेशुमार हैं, वो इंशाल्लाह अगले सेटिंग में उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे क्लैरिटी बहुत आई है। मैं एक चीज थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो फोरकास्टिंग मॉडल है, इसकी बेस लाइन 2018 का रिजल्ट है। सो वन थिंग दैट वी विल डू अगेन इज कि हम जो सर्वेस आ रहे हैं ग्राउंड से, उसको हम प्लॉट करेंगे, उसको फिर हम एनालाइज करेंगे कि ग्राउंड पर सिचुएशन की जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं सर्वेस का, उसकी क्या ग्राउंड सिचुएशन है, और उसको फिर हम देख सकेंगे। और फिर हम डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हैं, और फिर उसके बाद जो ये मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं जो भी इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, फिर हम उसको भी एनालाइज कर सकेंगे। हमारे पास एक क्लियर पिक्चर, मेरा ख्याल है, हमारे पास बिल्ड होना शुरू हो जाएगी कि हाँ कहाँ स्टैंड करता है, कौन कहाँ स्टैंड करता है, और इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, आपने ग्राउंड एक बना दिया है ना जी।
जी एक जी बेसलाइन दे दी है जी, बेसलाइन दे दी। दे दी है, और कम से कम स्टेटिस्टिकली तो हमें प्लेइंग फील्ड मिल गई है ना जी, ग्राउंड। और ये ओपन ऑफर है जी, आज मेरे प्रोग्राम से ओपन ऑफर है, किसी को कोई भी डेटा वाला बंदा आके इसको हमसे डिस्कस करे, डिबेट करे, इसको काउंटर करे, हम बिल्कुल हाजिर हैं। हो सकता है हमने कोई गलती की हो एनालिसिस में, कोई मफरूज़े गलत लिए हों। ये तो बात क्लियर है कि 3 फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वोटर का टर्नआउट, अगर जितना ज़्यादा वोटर टर्नआउट होगा नाज़रीन, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि ये हम जो है सिनेरियो 1 पर पहुँचे। दूसरा, हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो ख़वातीन नौजवान हैं, वो बाहर निकलें। और तीसरा, हमारी ख़वातीन बिलख़ुसूस बाहर निकलें कि ये आपका वोट छीन ना सकें, ये आपका इलेक्शन छीन ना सकें। और तब तक आपने घर नहीं जाना जब तक आपको इलेक्शन रिजल्ट वो सही तरीके से, और अगर ये इलेक्शन आपसे उस रात को छीनते हैं तो फिर आप अपना वो सारा हक इस्तेमाल करें, जोरे बाजू का करें कि आपका आईनी और कानूनी हक आपको मिले। इजाजत दें जनाब यासिर, अगर लास्ट थैंक कमेंट्स है यू तो दीजिएगा, फिर मैं हफीज साहब के पास जाता हूँ, फिर रैप अप करते हैं। अच्छा, ये बहुत कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग मॉडल है, और इसके अंदर एक चीज ये है कि इसके अंदर वो डिपिक्शन नहीं है जो सिलाबी रेला आ रहा है इस इलेक्शन के अंदर। बाज लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि इमरान खान इज द वेव। इमरान खान इज नॉट द वेव, इमरान खान इज सर्फिंग द वेव। तो वो जो वेव आ रही है और जो इलेक्शन के अंदर वो होगी, अगर 60% 65% तक वोटर टर्न आउट अगर हो गया, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 60 क्रॉस करना चाहिए, जो लोगों के सेंटिमेंट है इस वक्त, और वो अपने वोट को डालने में और बचाने में कामयाब हो गए 60% को, सो वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो अनबिलीवेबल होंगे, वो शायद आप मैं इमेजिन नहीं कर सकते। और सो आई एम अप फॉर इट कि आई वांट टू सी कि वो क्या है। तो इसको हमने कोशिश करेंगे हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा, वरना हफ्ते में 2 दफ़ा यासिर, मैं, आप, हफीज साहब और असद हम आएंगे और हम इन डेटा को खुद भी चैलेंज करते हैं। हमारा भी काम होना चाहिए कि आप अपने डेटे को चैलेंज करें और उसमें निकालें कमजोरियां कि यार ये शायद हमने इस सब गलत का बात। मकसद ही जो है वो एविडेंस बेस्ड एनालिसिस और कन्वर्सेशन को फर्दर करना है, ताकि हम एक एजुकेटेड जो है वो इलेक्शन के बारे में तज्जिया हम कर बात कर सकें, एक बात कर सकें, बजाय इसके कि हम सिर्फ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं जैसे स्टूडियोज के अंदर होता है। सो वो नहीं, अगर हम उस पर काम करें और उसके ऊपर हम प्रेजेंट कर सकें कि हम किस बेसिस पे वो बात कर रहे हैं, सो यू नो एनीबॉडी कैन। सर हफीज साहब। यार बेहतरीन, बल्कि मैं इनकरेज करूंगा कि हमारे जो इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं एट सम स्टेज हम शेयर करेंगे कि वो भी अगर इस हमारे एनालिसिस का, यासिर के या इनके दूसरे साथी का एनालिसिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या उस तरह के उनको ब्रेकडाउन्स चाहिए, तो यकीनन हम इस फोरम से उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। उनके एनालिसिस में, उनकी स्ट्रैटेजी में हम यकीनन इनपुट देने के लिए तैयार हैं। आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया हफीज साहब। मेरा ख्याल है हम जो अगले प्रोग्राम तो ना, हम हर प्रोग्राम में मेरा तो ख्याल है हफ्ते में शायद 2 दफ़ा करने पड़े। हर प्रोग्राम में हम 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी पिक करेंगे, उनको भी एनालाइज करेंगे। क्या ख्याल है यासिर? बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमें रीजन वाइज जाना चाहिए। रीजन वाइज। सो क्योंकि नेशनल इलेक्शन प्लानिंग में जो मैंने काम किया है, देयर इज अ मॉडल के जिसको हम फॉलो करके हम एरियाज को कवर कर सकते हैं, एरिया वाइज हम जा सकते हैं। बहुत जनाब हफीज खान साहब, बानी 7 मेंबरों के बानी, पीटीआई के फाउंडर, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर हुसैन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त काम किया है। अल्लाह सुब्हान ताला आप दोनों को, आपके अहल-ओ-याल को, सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की जो आपके साथ मिलकर हक़ीक़ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खौफ के बुत उनके तोड़े। अल्लाह सुब्हान ताला जो बेचारे क़ैद में हैं, मुसीबत में हैं, बशमूल इमरान खान, हमारी ख़वातीन, हमारे जो 30,000 के से ज़्यादा लोग क़ैद में हैं, टॉर्चर बेचारे के साथ हो रहा है, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे कि वो बाहर निकलें। और जो बेचारे शहीद हो गए, हमारे अरशद शरीफ, हमारा ज़िल्ल शाह, हमारा नन्ना अमार, हमारा फ़ुआद, और बेचारे जो 30 के करीब शहीद हुए हैं 9 मई को, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब।
अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह